चलिए देखिए अगला चैप्टर का नाम क्या है, रीइंफोर्समेंट कंक्रीट बीम। अब बीम में ना कई आपके बुक में कई बीम दिया होगा जैसे कि सिंपली सपोर्टेड बीम जिसका डिज़ाइन स्टेप हम लिखे हुए हैं, उसके बाद आपका कैंटिलीवर बीम, फिर लिंटल बीम दिया होगा, फिर आपको ओवरहैंगिंग बीम दिया होगा, फिक्स बीम दिया होगा। वो सब नहीं पढ़ना है, आपको बस 3 ही तरह का बीम पढ़ना है। पहला सिंपली सपोर्टेड, दूसरा कैंटिलीवर और तीसरा आपको लिंटल पढ़ना है, लिंटल। ठीक है, आप बताइए लिंटल किसे कहते हैं? हाँ आप ही पूछ रहे हैं लिंटल किसे कहते हैं? बैठिए बताइए, लिंटल किसे कहते हैं? जो छत वाला होता है, नहीं उसे लिंटल नहीं कहते। ठीक है, वो तो छत है, इनसे पूछिएगा लिंटल किसे कहते हैं। और समझिएगा, अब देखिए इस वाले चैप्टर से ना आने वाला है, यानी आज के बाद जो भी हम टॉपिक पढ़ेंगे वो आएगा। ये डिज़ाइन स्टेप लिखने के लिए आएगा कितने नंबर का? 10 नंबर का। कहेगा कि सिंपली सपोर्टेड बीम का डिज़ाइन स्टेप लिखिए, बस 10 नंबर का आएगा। और इंग्लिश में लिखने पर नंबर मिलता है, सारा इंग्लिश समझा देंगे कैसे कैसे क्या चीज़ है। हिंदी में लिख भी नहीं पाएंगे, लिखेंगे भी तो नंबर नहीं देंगे सर। अब देखिए डिज़ाइन करने का मतलब है कि वो देगा, कहेगा कि एक इतना लोड लीजिए और 20 किलो न्यूटन 30 किलो न्यूटन लोड देगा। कहाँ लोड दिया? देखिए गिवन रेट लिख दिया है ना। वो कहेगा कि एक ऐसा बीम बनाइए, कितना? इतना लंबा। कितना लंबा? 5 मीटर 2 मीटर 4 मीटर, कितना भी बड़ा। कहेगा 4 मीटर लंबा एक बीम बनाइए जिस पर 50 किलो न्यूटन डाला जा सके। अब इस लोड के और कुछ नहीं देगा, कहेगा 5 मीटर लंबा बीम बनाइए। वो कहेगा सिंपली सपोर्टेड बीम बनाना है, कैंटिलीवर बीम बनाना है, कोई भी बीम बनाना है। कहेगा 5 मीटर लंबा सिंपली सपोर्टेड बीम बनाइए जिस पर 10 किलो न्यूटन लोड डाला जा सके। बस इतना ही देगा और कुछ नहीं देगा। और खुश होगा बहुत कुछ दे देगा, लेकिन कम से कम इतना देगा। वो कंक्रीट का ग्रेड दे सकता है, कह देगा FI दे देगा, लेकिन इतना तो देगा ही देगा कि इतना मीटर लंबाई देगा और इतना लोड देगा। अब इसके अलावा सारा चीज़ आपको निकालना। मतलब क्या है, कितना लंबा बीम के लिए, इतना लोड के लिए कितना मोटा बीम रखेंगे, समझ रहे हैं? कितना चौड़ा बीम रखेंगे, कितना छड़ डालेंगे, कितने दूरी पर छड़ डालना है, कितना मोटा छड़ डालना है, और उसका FI कितना रहेगा, कंक्रीट का ग्रेड कितना रहेगा, सारा कुछ देख लेंगे, है कि नहीं? तो समझ रहे, ये डिज़ाइन हो गया कि भाई उतना लोड को वहन कर लेगा। अभी बहुत कुछ समझाना है, सिंपल डिज़ाइन समझा रहा है। अब बताइएगा, आप जाते हैं किसी कंपनी में या कोई कपड़ा खरीदने जाते हैं, डिज़ाइन देखते हैं पहले बढ़िया है, उसके बाद उसका कपड़ा देखते हैं कि नहीं, खींच कर देखते हैं कहीं ऐसा नहीं है ख़राब है। इसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा कि भाई जो हम डिज़ाइन किए हैं वो सही है कि नहीं सही है। ऐसा नहीं है कि गाड़ी का, मतलब मान लीजिए गाड़ी का, बाइक का डिज़ाइन कर दीजिए, अब डिज़ाइन करके उसको लड़ा के देखिए ना, ऐसा हो कि थोड़ा भी लड़े टूट जाए, तो उसका कोई मतलब है? नहीं मतलब है। भाई डिज़ाइन तो कर दिए, लेकिन अब क्या करेंगे? हम चेक करेंगे कि कहीं कट तो नहीं रहा, कहीं बेंड तो नहीं हो रहा है कि नहीं? बेंडिंग में चेक करेंगे, शियर में चेक करेंगे, उसके बाद डेवलपमेंट लेंथ में चेक करेंगे कि भाई सेफ़ है कि नहीं सेफ़ है। तो यही आपका डिज़ाइन है कि लोड और इतने लंबाई और इतना लोड के लिए कितना मोटा बीम लग रहा है, कितना चौड़ा बीम लग रहा है, कितनी छड़ें लग रही हैं, कितनी मोटे छड़ें लग रही हैं, कितने दूर पे डाल रहे हैं, समझ रहे हैं? उसके बाद चेक करेंगे कि बीम में रेनफोर्समेंट, ऐसा तो नहीं ओवर रेनफोर्समेंट बना दिए हैं। ओवर रेनफोर्समेंट हमारे लिए नुकसान होता है। ऐसा ना हो इन अंडर रेनफोर्समेंट हो, भाई बैलेंस सोचेंगे हम, बैलेंस डिज़ाइन करें। ऐसा ना हो कि शियर में वो कट जाए, ध्यान न दिए हो आप, ऐसा ना हो कुछ और दिक्कत हो जाए। तो सारा चेक करेंगे, आपका डिज़ाइन हो जाएगा। तो देखिएगा, लंबाई आपको दिया रहेगा, स्पान आपको क्या रहेगा? दिया रहेगा। तो जो पहला रूल है ना, पहले इसे कहते हैं लोग थंब रूल। क्या कहते हैं? थंब रूल। थंब मतलब कोई इसका नियम कानून नहीं है, मोटा मोटा बना दिया गया है। अभी बताएंगे क्यों नियम कानून नहीं है, समझिएगा। सबसे पहले ओवरऑल डायमेंशन ऑफ बीम, यानी बीम की कुल माप को निकालेंगे हम थंब रूल के द्वारा। किसके रूल के द्वारा? थंब रूल। थंब रूल मतलब कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कब दिक्कत होगा अभी हम समझाएंगे। तो एज्यूम इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम का इफेक्टिव डेप्थ मानेंगे। एज्यूम मतलब ना मानना। क्या मानेंगे? स्पान बाई 8 टू स्पान बाई 12। जनरली स्पान बाई 12 पे हम काम नहीं करते हैं भाई, गलत है। स्पान बाई 10 पे काम करेंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। स्पान बाई 10 पे हम न्यूमेरिकल लगा देंगे, आ जाएगा, ठीक है। अब समझिएगा, एज्यूम मतलब मानना ही होता है, तो सारा माने हैं, है ना। अब कुछ भी लिख सकते हैं, देखिए अब यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं,
आप यहाँ स्पान बाई 20 लिख दीजिए, आप कुछ भी मत लिखिए, डायरेक्ट लिख दीजिए इतना गहरा ही, डायरेक्ट लिख दीजिए 400 mm गहरा, डायरेक्ट लिख दीजिए, कोई नियम ही कानून नहीं है। अभी बताएंगे कहाँ इस मैटर करता है, ठीक है, ठीक है। तो एज्यूम माने है स्पान बाई 8 से स्पान बाई 12, आप स्पान बाई 6 भी रख सकते हैं, आप स्पान बाई 20 भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, कोई मतलब नहीं है। आगे चलते हैं। जब इफेक्टिव डेप्थ निकल गया, टोटल डेप्थ निकालेंगे। इफेक्टिव डेप्थ में डी एज्यूम में इफेक्टिव कवर जोड़ेंगे और सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए इफेक्टिव कवर कितना होता है 20 से 50 mm, ये आपको पता है पहले से। उसके बाद बीम की चौड़ाई डिसाइड करेंगे, कितना होता है डी एज्यूम से, यानी कैपिटल डी एज्यूम से 2D/3, D/2 से 2D/3 ऐसा कहते हैं, ठीक है। जनरली कितने पे काम करेंगे D/2 पे, ठीक है। अब देखिए, अब जब बीम का हम क्वेश्चन पढ़ा रहे थे, अब देखिएगा एक बोलता होगा क्वेश्चन में, एक बीम है जिसकी चौड़ाई 500 × 200, 500 × 250, उसकी चौड़ाई उसकी मोटाई की आधी ही मिलती होगी लगभग में, है ना। तो D/2 पे जनरली हम काम कर लेंगे। बाकी इस पहले में कोई नियम कानून नहीं है, अब कुछ भी मान लीजिए, मैटर कहाँ करेगा, अब हम आगे चलते हैं। एज्यूम किए यानी मान लिए, मानने मतलब यही होता है कि लिमिट में कुछ भी मान लीजिए काम हो जाएगा। उसके बाद क्या निकालेंगे हम, इफेक्टिव लेंथ, इसे LE से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करेंगे, LE, E मतलब इफेक्टिव, L मतलब लेंथ। तो लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज टेकन, निम्न में से जो कम हो उसको क्या कर लेंगे, ले लेंगे। पहला क्या है, क्लियर लेंथ, अब भाई सपोर्ट के अंदर की लंबाई को क्या कहते हैं, क्लियर लेंथ, प्लस इफेक्टिव डेप्थ। दूसरा क्या है, क्लियर लेंथ प्लस विड्थ ऑफ सपोर्ट, यदि सपोर्ट की चौड़ाई नहीं दिया तो कितना मान लेंगे 230 mm, समझ रहे हैं, 230 mm मान लेंगे। तो इसमें से जो कम होगा उसी को क्या मान लेंगे हम लोग, इफेक्टिव लेंथ। अब ये सोचेंगे कहाँ से आ गया, ऐसा बता दिया गया है, एक कहीं से हम बताएंगे नहीं कि इस पर L/B कहाँ से है, नहीं, डिज़ाइन स्टेप में जैसा स्टेप दे दिया गया उसी स्टेप से डिज़ाइन करेंगे, तभी आप लास्ट तक पहुँच पाएंगे। क्योंकि देखिए इफेक्टिव स्मॉल डी पहले स्टेप में डी निकाले हैं तभी तो यहाँ रखेंगे, है कि नहीं। अब आगे पहले में डी ही नहीं निकाल पाएंगे तो स्टेप नहीं होगा। अब देखिए डी मिल गया, डी के सहारे हम क्या निकाले हैं, इफेक्टिव लेंथ। अब हम देखेंगे लोड कितना लग रहा है, तो पहला यूडियल लोड या पॉइंट लोड कुछ भी दे देगा, समझ रहे हैं। और यूडियल लोड हम लिखें, जनरली यूडियल ही लोड दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, यूडियल ही देता है। तो यूडियल लोड दिया रहेगा। अभी हम कह रहे थे लंबाई स्पान, यहाँ स्पान भी दिया रहेगा और लोड भी देखिए गिवन डायरेक्ट लिख दिया रहता है। उसके बाद कुछ बीम का भी तो भार होगा, बीम का भी कारण बेंड होना चाहेगा, तो उसे कहते हैं डेड लोड या सेल्फ लोड ऑफ बीम, W2। तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे मोटाई, डेंसिटी या आरसीसी, डेंसिटी या आरसीसी कितना लेते हैं 25,000 न्यूटन प्रति मीटर क्यूब। टोटल लोड को जोड़ देंगे W1 W2, उसके बाद फैक्टर्ड या डिजाइन लोड निकाल देंगे गामा m, यानी मटेरियल का सुरक्षा गुणांक, समझ रहे हैं, या लोड का सुरक्षा गुणांक कर सकते हैं, 1.5 लेते हैं, तो W में 1.5 से गुणा करेंगे तो डिजाइन लोड मिल जाएगा। अब डिजाइन लोड के थ्रू हम डिजाइन बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे या फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट, समझ रहे हैं, तो क्या होगा WD_L²/8। अब समझिए यहाँ तक क्या काम किया, यानी आपके बीम पर कितना लोड आ रहा है, जो आप डिजाइन किए हैं बीम उसका कितना बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, इतना। भाई जो बीम डिजाइन किए हैं उसी के अनुसार देखिए, जो डी निकाले होंगे वही तो यहाँ डी रखेंगे, उधर निकाले होंगे, उधर जो बी निकाले होंगे वही तो बी रखेंगे यहाँ पे, और पहले सारा निकाल चुके हैं। डिजाइन स्टेप में ऐसे ही नहीं मिलेगा, एक स्टेप करेंगे तो दूसरे स्टेप में वो आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। इधर ध्यान दीजिए, तो यहाँ क्या है कि इतना लोड, इतने बेंडिंग मोमेंट आपके बीम पर क्या हो रहा है, आ रहा है। अब इसी बेंडिंग मोमेंट को तो रोकना है, यानी इतना बीम बेंडिंग मोमेंट आ रहा है बीम पर, क्योंकि बीम पर बेंडिंग मोमेंट अपने लोड के कारण आएगा, अपने लोड के कारण, और जो लोड वो दिया है उसके कारण। अब अपना लोड वो आप पर निर्भर करता है कि यहाँ एज्यूम क्या किए हैं, है कि नहीं, क्योंकि अपने आपके लोड में लंबाई भी है, कोई दिक्कत नहीं है, चौड़ाई भी है, वो आप ही तो माने थे चौड़ाई यहाँ पे, जो भी माने होंगे, गहराई भी है, आप ही तो गहराई यहाँ माने हुए हैं, है ना। तो आपके कितना माने उसके अनुसार डेड लोड आएगा। ज़्यादा मानेंगे तो बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा आएगा, कम मानेंगे बेंडिंग मोमेंट कम आएगा। अब इसी बेंडिंग मोमेंट को तो वहन करना है कि मेरा बीम बेंड ना हो जाए, मुड़ ना जाए।
अब उसी को रोकने के लिए हम देखें यहाँ क्या किए हैं कि जो इक्वेट मतलब क्या होता है, बनाना इक्वल बनाना, बैलेंस लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, यानी इक्वेट बैलेंस, यानी क्या है ना कि संतुलन में बना रहे हैं किसके, लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से जितना बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट, यानी जितना बेंडिंग मोमेंट आ रहा है उतना ही हम वहन कराएंगे। तो बेंडिंग मोमेंट कितना लग रहा था, md, तो उतना ही बीम का ताकत होना चाहिए, लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, फार्मूला यही होता है RU/BD² FC/K। तो जितना बेंडिंग मोमेंट आ रहा था उतना ही क्या दे दिया हम, उसका रेजिस्टेंस दे दिए, बना दिए, ठीक है। अब यहाँ से D मिल रहा है तो D निकालेंगे तो अंडर रूट आ जाएगा, MD RU/BD और FC/K। RU कहाँ से निकलता है, अरे FI 250 के लिए, FI 415 के लिए और FI 500 के लिए, इसके लिए होता है 0.149, होता है कि नहीं होता है, 0.138 और 0.13, उल्टा लिखे हैं क्या, मिलाइए तो जाइए पीछे जाइए तो सही है शायद। अब बीम में जाना पड़ेगा, सिंगली रेनफोर्स बीम, लिमिट स्टेट का आप लोग ढूंढते रहे, लिमिट स्टेट में जाना पड़ेगा। देखिए 149 ठीक है, 138 और 133 सही है, देखें 250 415 500 ठीक है। तो अब RU हम पढ़ा चुके हैं पीछे, ये हमको हमेशा भूल जाता है, इसलिए हम सोचे एक बार चेक कर लें। तो 250 के लिए 149 मिल गया ना, 250 के लिए 149, 415 के लिए 138 दशमलव और इतना मिल जाएगा। देखिए हो गया, इधर देखिए RU मिल गया, B तो मिला ही है, इधर निकाले हैं चौड़ाई, FC के आप मान लेंगे कि कंक्रीट का ग्रेड इतना है, इसके अनुसार D रिक्वायर्ड आ जाएगा, यानी इतने रिक्वायर्ड है, इतना गहराई आपको रिक्वायर्ड ज़रूरत है। अब समझिएगा रिक्वायर्ड आ गया कि इतने की ज़रूरत है, क्योंकि बैलेंस किए तभी आया है, यानी रिक्वायर्ड यदि आ गया 100, रिक्वायर्ड कितना आ गया 100 और आप माने हुए हैं 150, यानी सही है भाई। यदि रिक्वायर्ड आ गया कितना 100 नहीं आएगा, 300 400 आता है। एक एग्जांपल दे रहे हैं, यदि रिक्वायर्ड आ गया 100 mm और अब पहले ही मान लिए हैं यहाँ पे, D एज्यूम कर लिए हैं, देखिए एज्यूम है कि नहीं है यहाँ पे, यदि रिक्वायर्ड आ गया कि 100 mm गहराई में आपका काम चल जाएगा और पहले ही आप यहाँ कितना आया है 150, तो अब तो ठीक है भाई, क्योंकि ज़्यादा गहरा रहेगा तो ज़्यादा बेंडिंग लेता है, पहले हम बता चुके हैं। यानी 100 mm गहरा बीम की ज़रूरत है और 150 आ गया तो आपका ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका खर्चा लगेगा, लेकिन हमको खर्चा थोड़ी देखना है यहाँ तो हमको बीम को सेफ करना है। तो 100 mm यदि गहरा आपका बीम रहता है ना, तो वो इतना बेंडिंग मोमेंट को वहन कर लेगा और आप पहले ही 150 रखें, कोई दिक्कत नहीं। अब 200 mm रखें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वही क्या हो जाए, D रिक्वायर्ड आ जाए, किससे, D एज्यूम से अधिक। यानी यदि आपका रिक्वायर्ड आ गया 100 और आपका यहाँ आया है 80, तो फिर तो गड़बड़ है, क्योंकि 100 mm जो गहराई होगा वो इतना बेंडिंग को वहन करेगा और आपका यहाँ आया हुआ है कितना 80, तब दिक्कत है। तब फिर हमको क्या करना पड़ेगा, रीडिज़ाइन, तब फिर हमको शुरू से स्टेप लागू करना पड़ेगा। यानी अब क्या करना पड़ेगा, देखिए आपका मेन मकसद क्या है, रिक्वायर्ड को कम करना, यानी अब चौड़ाई को आपको बढ़ाना पड़ेगा। चौड़ाई बढ़ाएंगे तो रिक्वायर्ड कम होगा, बाकी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। यहाँ चौड़ाई बढ़ाएंगे तो लोड कम होगा, तो बेंडिंग कम आएगी, बेंडिंग कम आएगा, है ना। तो सारी चीज़ें डिपेंड करेगी, एक फंसेगा मैटर तो हम देख लेंगे कहाँ कहाँ चेंज करेंगे तो हो जाएगा। इतना समझ आया डिज़ाइन कैसे करना है। अपने पहले डिज़ाइन करके अपने पहले मान ले रहे हैं, देखिए यही करते हैं, यहाँ कुछ भी रखिए कोई मतलब नहीं, कंपेयर कहाँ से करना है, यहाँ से। लेकिन ऐसा देखा गया है कि भाई इतने पर आता ही है, वो स्पान भाई 10 8 12 पर आता है। अब यहाँ कुछ भी रख सकते हैं, कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ से बस मैच करना है, इसको D एज्यूम D रिक्वायर्ड देखना होता है बस, और बीच में क्या किया कोई मतलब नहीं है पहले स्टेप में। इतना समझ आया, आगे बढ़ें, ऑनलाइन वाले तो नोट कर लेंगे भाई। अब चलिए अगला, अभी तो सिर्फ बीम के बारे में, अब छड़ भी तो निकालेंगे, कितना छड़ लग रहा है कि नहीं। अब छड़ के बारे में निकाल लें।
छठा स्टेप है ना, स्टेप 6 डिटरमाइन। अब देखिए रीइंफोर्समेंट, ठीक है, तो क्या होगा, AST रिक्वायर्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.36 FCK इंटू BXU मैक्स हो जाएगा अपान में 0.87 FY हो जाएगा ना। टोटल कंप्रेसिव फोर्स इक्वल टू टोटल टेंसाइल फोर्स, तो 0.36 FCK XUB होता है 0.87 FY होता है। अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, चेक इन मिनिमम रीइंफोर्समेंट। सबसे पहले अब करेंगे चेक इन रीइंफोर्समेंट, स्टेप 8 कर दे रहे हैं इसको। स्टेप 7 लिखेंगे चेक, ठीक है, चेक इन रीइंफोर्समेंट। अब भाई जो रीइंफोर्समेंट लगाए हैं ऐसा ना हो ज़्यादा हो जाए, तो इसमें पहला चेक करेंगे चेक इन मिनिमम रीइंफोर्समेंट, चेक इन मिनिमम रीइंफोर्समेंट। अब मिनिमम रीइंफोर्समेंट को हम दिखाते हैं A2 से, AT0, ठीक है, क्या होता है 0.85 BD अपान में FY ये होता है, इतना बता दिया गया, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना कहाँ से आ गए, ऐसा बता दिया गया IS कोड के द्वारा कि इससे जो आपका AT0 है ना, इससे कम नहीं होना चाहिए AST रिक्वायर्ड। समझ रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, मिनिमम जो आप रिक्वायर्ड आपका जो निकाले हैं रीइंफोर्समेंट, ये मिनिमम से मिनिमम नहीं होना चाहिए। चेक इन मिनिमम रीइंफोर्समेंट, कहीं इससे कम तो नहीं डाले हैं। तो देखिए ये रिक्वायर्ड है क्या, इससे कम है नहीं, इससे तो अधिक ही है, तो ओके, आपका डिज़ाइन क्या है, ओके है। तो चेक इन मिनिमम रीइंफोर्समेंट, भाई मिनिमम से मिनिमम नहीं होना चाहिए, मिनिमम से अधिक ही होना चाहिए। यदि इसका आ गया 10 और आपका आया 12, ठीक है, मिनिमम से तो मिनिमम नहीं है। यदि आपका आ गया 10, इसका आ गया 8, तो आप 10 से अधिक रख देंगे, है ना। IS कोड बता दिया है कि इससे मिनिमम नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या करते हैं भाई, मैक्सिमम भी देख लें, ऐसा ना हो कि दबा के 6 डाल दीजिए उसमें, है ना, तो फिर भी दिक्कत है। लिखेंगे चेक इन मैक्सिमम रीइंफोर्समेंट, चेक इन मैक्सिमम रीइंफोर्समेंट। तो देखेंगे AST मैक्सिमम निकालेंगे, AST मैक्सिमम तो 4% ऑफ ग्रॉस एरिया, यानी कुल एरिया का ना 4% होना चाहिए। मैक्सिमम रीइंफोर्समेंट कितना होना चाहिए, कुल क्षेत्रफल का 4%, यानी 0.04 लिख सकते हैं गुणे B इंटू डी, है कि नहीं, ग्रास एरिया हो गया B इंटू डी। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे कि जो देखेंगे, चेक करेंगे कि जो AST मैक्सिमम है ना, इससे कहीं आपका छड़ मैक्सिमम तो नहीं है। समझ पा रहे हैं, AST रिक्वायर्ड समझ पा रहे हैं ना, कहीं जो छड़ डाले हैं भाई रिक्वायर्ड, ये कहीं मैक्सिमम तो मैक्सिमम नहीं है, यानी मैक्सिमम कहीं अधिक ना डाल दीजिए, ये मैक्सिमम, इससे अधिक छड़ नहीं डालना है। तो देखिए आगे वाला इससे कम ही है, समझ पा रहे हैं भाई, इससे कम नहीं होना चाहिए और इससे अधिक नहीं होना चाहिए, मिनिमम से मिनिमम नहीं होना है, मैक्सिमम से मैक्सिमम नहीं होना। हो गया, समझ आ रहा है। रीइंफोर्समेंट निकालने का तरीका पता है, चेक अपने पास IS कोड बता दिया कैसा होता है, ठीक है। अब क्या निकालना है आपका, स्टेप नंबर 8। स्टेप नंबर 8 क्या होता है, चेक इन शियर, वही आएगा। अब चेक इन क्या हो जाएगा आपका, शियर हो जाएगा। तो पहला क्या निकालेंगे, अब फिर वही तामझाम अपना पुराना वाला, पूरा शियर रीइंफोर्समेंट का लिखना पड़ेगा। चेक इन शियर में क्या लिखेंगे कि डिटरमाइन, सबसे पहले डिटरमाइन करेंगे, डिटरमाइन नॉमिनल शियर स्ट्रेस, नॉमिनल शियर स्ट्रेस टाउ भी इक्वल टू VU अपान में BD पढ़ाए थे, जहाँ VU क्या है, फैक्टर्ड शियर फोर्स, है कि नहीं है। उसके बाद देख लीजिए दूसरा क्या निकालते हैं भाई, डिजाइन शियर स्ट्रेस, डिजाइन
shear strength of beam without shear reinforcement of beam। ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, विदाउट shear reinforcement, है कि नहीं है। क्या निकालेंगे इसके लिए, P परसेंटेज निकालते हैं 100 AST अपन में BD। अब सारणी से MX ग्रेड के लिए किस सारणी से, 4.1 ही था शायद ना, 4.1 से MX ग्रेड के लिए टाउ सी हम क्या करेंगे, डिटरमाइन कर लेंगे, हो जाएगा। अब तीसरा स्टेप क्या होता है, कंपेयर करना होता है। ये दूसरा स्टेप में लिखिएगा डिटरमाइन करना है, ठीक है। अब देखिए शेयर इन्फोर्समेंट वाला चल रहा है, कहते हैं कि बीम के अंदर एक पार्ट है, तो ये बदे सिर्फ डिजाइन ऑफ शेयर का क्यों क्वेश्चन देगा, वो बीम का नहीं देगा जब इसके अंदर ही है, तो इसलिए एक क्वेश्चन देता है कंपेयर ऑफ टाउ भी एंड टाउ सी। अब पहला इसमें लिखेंगे इफ़, अब इसमें लिखेंगे ए क्या लिखेंगे, इफ़ टाउ भी इज लेस देन टाउ सी, तो मिनिमम शेयर रिइंफोर्समेंट लगेगा, मिनिमम शेयर रिइंफोर्समेंट इज नीडेड या रिक्वायर्ड, है ना, इन मिनिमम रिइंफोर्समेंट की ज़रूरत है। तो लिखेंगे यूजिंग 5 mm बार 5 mm डाया 2 legs वर्टिकल स्टीरप्स। ये 2 टांग वाले छल्ले जिसका डाया कितना 5, तो ASB क्या हो जाएगा, π/4 5 का स्क्वायर इंटू 2, 2 टांग वालों के लिए 2। तो लिखेंगे स्पेसिंग ऑफ मिनिमम रिइंफोर्समेंट, यानी SB1 क्या होता है 0.87 FY ASB अपन में 0.4 B, याद है, भूल गया है, तब ठीक। अब लिखेंगे लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज टेकन, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज टेकन, निम्न में से जो कम हो। पहला क्या होता है भाई 0.75 D, और दूसरा क्या होता है आपका 300 mm, दूसरा क्या हो जाएगा आपका 300। अब दूसरा कंडीशन, अब बी वाला कंडीशन क्या आता है, इफ़ टाउ भी इज ग्रेटर देन टाउ सी आता है। तब तक कितना नोट करिए, हाँ देखिए ये हो गया। चलिए देखिए अब बी वाला हम लोग देखेंगे कंडीशन, बी कंडीशन देखेंगे, आप लोग साथ साथ लिखते रहिएगा। ज़्यादा काला कर दिया, हाँ कैंसिल कर दिया। इधर देखिए ए बी देखिए, इफ़ इफ़ टाउ भी क्या हो जाए, बड़ा हो जाए टाउ सी से, टाउ भी क्या हो जाए, बड़ा हो जाए टाउ सी से, काटेगा बीम कटेगा, तो शेयर रिइंफोर्समेंट इज रिक्वायर्ड, है कि नहीं, जानते हैं हम लोग, पढ़ चुके हैं पहले से। उसके साथ साथ मिनिमम लगेगा, मिनिमम शेयर रिइंफोर्समेंट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। अब क्या निकालेंगे भाई स्पेसिंग, वही बात लिखेंगे स्पेसिंग ऑफ शेयर रिइंफोर्समेंट, स्पेसिंग ऑफ शेयर रिइंफोर्समेंट SB2 क्या हो जाएगा 0.87 FY ASB D अपन में VUS होता है, वो ASB यही वाला ASB है। अब वहाँ हम दोबारा देखिए, या तो एक कंडीशन मिलेगा या वो मिलेगा, तो वहाँ हम नहीं लिख रहे हैं इस चीज़ को ASB को, लेकिन आप यहाँ लिख सकते हैं। चलिए लिख दे रहे हैं, यूजिंग 2 legs वर्टिकल स्टीरप्स 5 mm डाया का, तो ASB क्या हो जाएगा 2 × π/4 5 का स्क्वायर। VUS क्या होता है, VU माइनस टाउ C इंटू BD, यही तो होता है, और सब पता है आपको। अब लिखेंगे क्या स्पेसिंग ऑफ अरे पर मिनिमम लिखना चाहिए ना, कोई बात, ओहो
स्पेसिंग ऑफ मिनिमम रेनफोर्समेंट, स्पेसिंग ऑफ मिनिमम रेनफोर्समेंट 0.4 भी हो जाएगा। अब तो सही है, ठीक है ना। स्पेसिंग ऑफ मिनिमम रेनफोर्समेंट SB1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लिखेंगे स्पेसिंग ऑफ मिनिमम, क्या कर रहे हैं हम, स्पेसिंग ऑफ मिनिमम रेनफोर्समेंट हो गया, हो गया, हाँ ठीक है। अब ठीक है, लिखेंगे लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज टेकन, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज टेकन, निम्न में से जो कम हो। पहला क्या हो जाएगा 0.75D और दूसरा क्या हो जाएगा आपका 300 mm, हो गया ना। और देखिए सेम इसी को कॉपी किया वहाँ, क्योंकि ये भी मिनिमम रेनफोर्समेंट है, वो भी मिनिमम रेनफोर्समेंट है, लेकिन या तो आपको ऑप्शन ए मिलेगा या आपको ऑप्शन बी, दोनों तो मिलेगा नहीं, एक ही कोई मिलने वाला। अब दूसरा लिखेंगे स्पेसिंग ऑफ शियर रेनफोर्समेंट, शियर रेनफोर्समेंट बेंटा बार लगा सकते हैं, वर्टिकल स्टीरअप लगा सकते हैं, हम बेंटा बार नहीं लगाते हैं। हाँ स्टीरअप रुकिए बता रहे हैं। तो SB2 क्या हो जाएगा, SB2 0.87 FY/SB D में VUS क्या होता है, टाउ नहीं VU माइनस टाउ C इंटू BD, सारा चीज़ आपको पता है। अब देखिए ये तो मिनिमम रेनफोर्समेंट मतलब वर्टिकल स्टीरअप्स है जो बीच बीच में रहेगा, और शियर रेनफोर्समेंट मतलब किनारे पर रहेगा, है ना। अब देखिए क्या है कि जो VUS को वहन कराना है, अब VUS को आप तो यदि हो सके तो बेंटा बार से वहन करा दीजिए, इतना शियर एक्स्ट्रा आ रहा है, हो सके तो आप बेंटा बार से वहन करा दीजिए, हो सके तो उसको वर्टिकल स्टीरअप से वहन करा दीजिए, या हो सके दोनों डाल दीजिए। तो हम पूरा जो नेट शियर फोर्स बचता है उसको क्या डाल देते हैं, उसके लिए हम रिइंफोर्समेंट डालते हैं, हम डालते हैं। आपको डिज़ाइन करना है ना, आपको जो मन करे डालिए, लेकिन मेरे लिए आसान क्या होता है, ये वर्टिकल स्टीरअप्स होता है। तो जितना भी एक्स्ट्रा शियर फोर्स बचता है उसके लिए हम छल्ला डाल देते हैं भाई, हम उसके लिए बेंटा बार नहीं डालते हैं। आप डाल सकते हैं, नहीं डाल पाएंगे क्योंकि हम बता नहीं रहे हैं, है ना। क्यों हम फालतू में दिमाग खर्च करते हैं, हमको नेट को वहन कराना है तो हम यही करा देते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज टेकन, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज टेकन, निम्न में से जो कम हो। पहला क्या होता है 0.75D, दूसरा क्या होता है 300 mm, तीसरा क्या होता है SB1 ऊपर वाला 1, ठीक है। इनमें जो कम होगा वही रख देंगे, बस हो गया। अब अगला क्या लिखना है हमको, चेक इन सी डेवलपमेंट लेंथ। कई स्टेप हुआ जी, 8 हुआ। अब 9 जाइए, चेक इन डेवलपमेंट लेंथ, चेक इन डेवलपमेंट लेंथ क्या होता है, LD इज लेस देन इक्वल टू 1.3 mm VU प्लस L नॉट होता है। LD क्या होता है 0.87 FY/4 में 4 टाउ BD, टाउ BD क्या है, बॉन्ड स्ट्रेस कहाँ से रखते हैं, सारणी से, है ना। हाँ VU क्या है भाई, फैक्टर्ड शियर फोर्स है, फैक्टर्ड शियर फोर्स। उसके बाद क्या होता है L नॉट क्या होता है, एनकरेज लेंथ, एनकरेज लेंथ क्या होता है, L नॉट क्या होता है 12 फाई और स्मॉल d में से क्या होता है, व्हिच एवर इज ग्रेटर, व्हिच एवर इज ग्रेटर, है कि नहीं है। उसके बाद M1 क्या होता है, M1 आपको पता है 0.87 FY/AST D माइनस 0.42 XU मैक्स, मैक्स होता है जी, नहीं XU होता है ना, XU होता है, मैक्स नहीं होता है इसका, है मैक्स नहीं होता। और कुछ बच रहा है, और नहीं कुछ बच रहा है, ठीक है। अगला स्टेप 10 क्या होता है, स्टेप 10 क्या हो जाएगा आपका, स्टेप 10 क्या हो जाएगा, एंकर बार, जिसे हम कहते हैं क्या, एंचोर बार। एंकर बार हम इंस्टाग्राम पे डाले भी थे,
कि एंकर बार या हैंगिंग बार का डाया व्यास कितना होता है। क्वेश्चन पूछे थे 8 से 12 पूछे थे 8 से 12 में, है ना। रील्स भेजेंगे, आंसर नहीं देंगे। ओए दिखाइए उनको, रील्स दिन भर भेजता है, क्वेश्चन कल डाले आंसर नहीं दिए। किए थे। एंकर बार इसे कहते हैं हैंगिंग बार, हैंगिंग क्वेश्चन डालते रहते हैं, हैंगिंग बार और एंकर बार। तो क्या लिखेंगे, प्रोवाइड 2 नंबर ऑफ हैंगिंग बार ऑफ टॉप ऑफ द बीम। आ गया जी, टॉप ऑफ द बीम, यानी बीम के दोनों कोनों पे हैंगिंग बार डालना है, जिसका डाया कितना होता है, डाया कितना रखेंगे 8 mm से 12 mm, यही होता है। ठीक है, इसके बाद एक और स्टेप लिखिएगा। कौन सा स्टेप लिखेंगे, स्टेप नंबर 11। कहेंगे कौन सा स्टेप इतने छोटे में आ जाएगा। 11 नंबर स्टेप को कहते हैं स्केच बनाएंगे ना। अब यही जो स्केच है इसी का ड्राइंग हमको क्या बनाना होता है, हम यहाँ रफ में बना दे रहे हैं, इसी स्केच का ड्राइंग हमको बनाना होता है ड्राइंग में। यहाँ हम रफली बना देंगे, सिंपली सपोर्टेड बीम बन गया, लेकिन इसी को मेजरमेंट लेके स्केच हमको बनाना होता है आरसीसी के ड्राइंग में। तो जैसे ही स्टेप कल का न्यूमेरिकल लगाएंगे वैसे अगला हम चालू कर देंगे ड्राइंग। तब लिख लीजिए, हाँ सब पढ़ाएंगे। कंप्लीट हो गया आपका डिज़ाइन स्टेप 10 नंबर।